बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम गुजरात टॉक्स में आपका मेज़बान इरफान अहमद लोधी हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, हर आदमी परेशान है, लोगों की रोजी रोटी पूरी नहीं हो रही। और मैंने ये देखा है कि जो पढ़ा लिखा तबका है, नौजवान जो तबका है, वो इन हालात से परेशान होकर आजकल बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहा है। कोई यूरोप में जाने की कोशिश कर रहा है, कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में, कोई यूके में जाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो नौजवान नस्ल के अंदर एक ट्रेंड है, ये जो ब्रेन ड्रेन है, ये मुल्क के लिए आइंदा कितना नुकसानदेह हो सकता है, इसका अंदाज़ा आपको शायद आज नहीं होगा, आने वाले वक्त में इसका अंदाज़ा आपको होएगा। ऐसे वक्त में जब मुल्क के ये हालात हों, ऐसे वक्त में कोई एक ऐसा नौजवान भी है, गुजरात की धरती का एक ऐसा सपूत भी है कि जो बैरून मुल्क कुवैत के अंदर एक अच्छा भला बिजनेस सेटअप जो है वो छोड़ के पाकिस्तान में आ गया और यहाँ आके उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की और गुजरात के अंदर एक ऐसी फैक्ट्री लगाई। और फिर उस फैक्ट्री तक ही महदूद नहीं है, उनकी सोच से, उनकी बातों से हमें ये लगता है कि वो मुस्तकबिल में गुजरात की इस धरती के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। तो आज हमारे मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं, जनाब हमजा इफ्तिखार साहब, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। ATC कंपनी इन्होंने बनाई है जो कंबल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, जिसका मेन जो प्रोडक्ट है वो कंबल बनाते हैं। नॉर्मली जो कंबल हमारे यहाँ बड़ा मशहूर होता था, जापानी या कोरियन, वो कंबल की फैक्ट्री इन्होंने गुजरात के अंदर जो है आके लगाई है। इन हालात के अंदर इन्होंने ये जो इतना बड़ा कदम उठाया है, इतनी इन्वेस्टमेंट की है और आइंदा ज़राअत के हवाले से जो इनकी प्लानिंग है, इन हालात में इनके जहन में ये सवाल कहाँ से आया, आइए उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हमजा साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहला जो हमजा साहब मेरा जो सवाल है वो ये है कि ये कैसे जो मुल्की हालात हैं वो आप देखें और आपका जो आपने जो इतना बड़ा कदम उठाया है, इतनी इन्वेस्टमेंट की है और सब कुछ छोड़ छाड़ के अच्छा भला बिजनेस जो है ना आप यहाँ पे आ गए हैं, क्या सोच थी इसके पीछे? देखिए जी, सबसे पहले तो सोच थी वालिद साहब की, ये उनका विजन था कि उन्होंने शायद अपने बचपन में ये देखा था कि ये औरतें रुइयाँ वगैरह जो है ये सारी करके तो ये रज़ाइयाँ वगैरह बनाते थे, तो वो कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो गया होगा जी। तो बस उनका ये एक आइडिया था कि यार हम ये गैप एक कर सकते हैं कवर। दूसरा रज़ाई का एक बहुत बड़ा गैप था अपना, ये खेस का जो आप आमतौर पर गर्मियों में यूज़ करते हैं, ठीक, उसकी जगह अब दुनिया जो है वो फ्लैनल पे चली गई है। फ्लैनल एक पॉलिएस्टर का फैब्रिक होता है जी जी, उसे हम आमतौर पे AC कंबल भी कहते हैं जी जी। तो विजन इसके पीछे यही था बस कि हमें जाके करना चाहिए। और दूसरा ये है कि यहाँ पे कंपटीशन नहीं था ब्लैंकेट्स की फील्ड में। गारमेंट सिर्फ 3 कंपनीज थी जो ऑलरेडी ये काम कर रही थी, तो चौथी फिर हम बने जिन्होंने यूनिट बनाया अपना। वैसे तो इंपोर्टर बेशुमार थे जो कमर्शियल मंगवा रहे थे, तो ये इसके पीछे विजन था। ATC बेसिकली हमारा ब्रांड है, इसका मुहफ़्फ़फ़ है, अल्फला ट्रेड सेंटर का ये मुहफ़्फ़फ़ है, ठीक है। और ये फॉर्म हुई थी 2017 में, लेकिन उसके बाद जिस तरह कि आपने फरमाया, वाकई ये एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन और कारोबारी हालात, पॉलिसी एक मुस्तहकम पॉलिसी का ना होना, इसकी वजह से कारोबारी हजरात को बहुत परेशानी तो है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कुवैत में जो हमारा बिजनेस था वो अभी भी चल रहा है, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा कर्टेल कर दिया, कम कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अच्छा रिस्पांस आया था, लेकिन अभी सिचुएशन के मुताबिक जो है वो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, दैट्स व्हाट वी कैन से फॉर नाउ। यानी ये सारा वो आपका विजन है, वो सोच है, और आप चाहते हैं कि यहाँ पे मकामी तौर पे आप कुछ ऐसा करें कि यहाँ के भी नौजवानों के लिए एक रास्ता मिले उनको, कि ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाएं, मुल्क के अंदर रहकर भी आप कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मुल्क के अंदर जाके कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए देन अगेन कि आपके लिए पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में पिछले 40-45 साल से कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं आई, बल्कि मिड टर्म पॉलिसी भी नहीं आई। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो हमारे पॉलिटिशियन है, अपनी सियासी मजबूरियों की वजह से या जो सिस्टम मुल्क में राइज है उसकी वजह से उनको शॉर्ट टर्म पॉलिसीज पे ज़्यादा काम करना पड़ता है, साल 2-2 साल की पॉलिसीज़ के ऊपर। इस तरह की पॉलिसीज पे काम करके फिर मुल्क लॉन्ग टर्म तरक्की नहीं करते, ठीक है। तो हमारा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। नॉर्मली जो है हमने देखा है कि ज़राअत का चैम्बर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, कभी हमने कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी खबर नहीं सुनी। आपने ये जो नई चीज़ बनवाई है चैम्बर के अंदर, जो स्टैंडिंग कमेटी ज़राअत के हवाले से बनाई, ये है क्या? देखिए बेसिकली जी, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ नाम का रह गया अब। हम लोग 70 से पहले हम लोग एक ज़राई मुल्क थे, हमारी सारी खुराक की ज़रूरत हम अपनी खुद पूरी करते थे, ठीक है। 70s के बाद हमने जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू की, बल्कि 70s नहीं, आई थिंक 60s का ज़्यादा बेहतर रहेगा, यूं खान साहब के ज़माने का जी जी।
इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने कर ली, लेकिन उसके जो अगले मराहल थे वो हमने तय नहीं किए। हमने इंडस्ट्रियलिस्ट को और ज़्यादा ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी। ज़्यादा फोकस हमारा रहा है एक्सपोर्ट के ऊपर। मतलब मेरी अगर बात करें तो 20 साल से पिछले मैं यही देख रहा हूँ कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। अच्छी बात है, बढ़ाना चाहिए एक्सपोर्ट को, लेकिन आया आपके पास रॉ मटेरियल है। दुनिया ने, हमारे पड़ोसी इंडिया ने और चाइना ने एक्सपोर्ट की पॉलिसी पे काम नहीं, उन्होंने काम किया था सेल्फ सफिशिएंसी की पॉलिसी पे, कि जो चीज़ चाहिए, अगर सुई भी चाहिए तो घर पे बने। तो यहाँ पे जाके पाकिस्तान फेल हो गया है। इन्होंने अपना रॉ मटेरियल भी बाहर से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। हमारी मिसाल ब्लैंकेट्स वाली है, हम अपना रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह आपके गुजरात में फैन की जो इंडस्ट्री है, इनका काफ़ी सारा रॉ मटेरियल जो है वो बाहर से इंपोर्ट होके आ रहा है, जबकि वो यहाँ बनाया जा सकता है। उस तरफ ध्यान नहीं किसी ने दिया, और अब जो है वो पानी तकरीबन सर से गुजरने वाला है। तो इट्स टू लेट टू नाउ टू परफॉर्म एनी एक्शन। अब पॉलिसी कोई अच्छी गवर्नमेंट अगर देती है और उसको सस्टेनेबिलिटी भी देती है साथ, वो सस्टेन भी करें, तो फिर ही गुजारा। अगर 2-2 साल बाद पॉलिसी चेंज होनी है तो फिर अनफॉर्चुनेटली हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ दुरुस्त है। मतलब उसके लॉन्ग टर्म जो है ना वो असरात नहीं हो तो ज़राअत का मेरा ये था कि क्योंकि हमारे 70% ऑफ जीडीपी ये ज़राअत से आता है, देन इसको चैम्बर से आउट होना नहीं चाहिए। 70% जीडीपी का 70% ऑफ द जीडीपी, यानी हम लोग बुलक चलाने की कोशिश कर रहे हैं 30% से, वेयर एज 70% इज लाइंग अराउंड फ्री। फिर मुझे ये मौका मिला, मैं इसमें शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा मिर्ज़ा मुश्ताक साहब का भी, हाजी फ़याज़ आलम साहब का, असद भट्टी साहब हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अभी, और सिकंदर साहब का प्रेसिडेंट है हमारे, हाजी नासिर साहब का। तो मैंने इनके साथ बात की तो इनको मेरी बात पसंद आई, तो लिहाजा इस तरह जो है वो फिर हमने ये फॉर्म की, एंड यही था बस प्रीटी मच। करना क्या चाहते हैं इस कमेटी के थ्रू? देखिए, मैंने अभी मेरा बड़ा कम तजर्बा है ज़राअत में, लेकिन सदाकत तजर्बे में मैंने ये चीज़ देखी कि गवर्नमेंट के पास या अदारों के पास मालूमात है, लेकिन उस मालूमात का एक्सेस हमारी जनरल पॉपुलेशन तक नहीं आ रहा। ठीक है, वो फिल्टर डाउन नहीं हो रहा। तो बस ये अदना सी कोशिश की थी कि अगर इस प्लेटफॉर्म से हम कुछ कर सकें तो। अच्छा हमजा साहब, ज़राअत तो चल रही है, हमारे यहाँ गंदम भी आ रही है, धान की फसल जो है वो भी चल रही है, वो सारी चीज़ें तो चल रही हैं। आप किस तरह की ज़राअत चाहते हैं, किस तरह के आप चाहते हैं कि चीज़ें जो है वो उगाई जाएं जो इसके लिए बेहतर हो सकती है? देखिए जी, अभी अगर क्वाइट रिसेंटली बात करें आजकल के तनासब में, तो ये आपकी जो दालें हैं, मूंग की दाल अब यहाँ पे हमें पाकिस्तान मिल नहीं रही जी, बहुत ज़्यादा उसकी हाई प्रॉफिट क्रॉप बनी हुई है वो। उसके अलावा आप इस वक्त टमाटर भी बाज़ औक़ात आपको इंडिया से प्याज मंगवाने पड़ जाते हैं जी। प्याज टमाटर एक ऐसी चीज़ है जो आज से 30-35-40 साल पहले हमारी बुजुर्ग जो औरतें थी वो अपने घरों की क्यारियों में लगा लेती थी जी। कितना ज़र मुबादला बचता है आपका। देन इनोवेशन, आपने मुझसे पूछा क्या इसमें लाना चाहते हैं। दुनिया अब चली गई है इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ। ठीक है, हमारा इंशाल्लाह भी इस पे भी वर्क हो रहा है कि चैम्बर के अंदर ही इंटीग्रेटेड फार्मिंग के ऊपर हम लोग कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाएं और ये लेक्चर करवाएं। मलेशिया में अब क्योंकि वहाँ पे पैडी बहुत ज़्यादा है, चावल बहुत वहाँ पे होता है, तो वो लोग चावल के पानी के अंदर ही मछलियाँ छोड़ देते हैं। इट हैज़ मल्टीपल बेनिफिट्स। एक तो जो आपकी खाद की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई, वो होती है पूरी। सेकेंडली आपका बहुत सारा हेल्दी बैक्टीरिया जो है वो ज़मीन के अंदर जाता है जो कि एट द एंड आपकी नाइट्रो को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है। थर्डली आप उसी खड़े पानी के अंदर से एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर रहे हैं बाय सेलिंग फिश। ठीक है। और एफर्ट क्या है उसके लिए? फिश और डॉग्स, बहुत बार मैंने देखा डक्स भी होती हैं। उसके अलावा देन लोगों ने तो 4-4 एकड़ के ऊपर जो है उन्होंने बी फार्मिंग भी कर रहे हैं, कैटल फार्मिंग भी कर रहे हैं, फ्रूट्स भी लगाए हुए हैं, एंड देन दे हैव रूफ पे फिश टैंक्स भी बनाए हुए हैं। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो है उसकी तरफ जाना चाहिए। मतलब हमारे अनफॉर्चुनेटली लसब ये हुआ है कि खानदानों में तकसीम दर तकसीम के बाद ज़मीन अब मरलों में आ गई है और शायद अगली जनरेशन सरसाइयों में जाए। तो जब इतनी थोड़ी आपकी ज़मीन हो जाए तो फिर आप रवायती क्रॉप्स के साथ गुजारा नहीं कर सकते। वीट या पैडी ओनली ये आपको सरवाइव नहीं करवाएंगी, ये सिर्फ आपकी ज़रूरत पूरी करेंगी, वो भी वक्त के लिए सिर्फ। डिपेंडेबल क्रॉप्स नहीं है इस लिहाज से। टनल फार्मिंग में माशाल्लाह आपका भी बहुत तजर्बा है। टनल फार्मिंग एक अच्छा ऑप्शन है। तो
काम करने की विल चाहिए, थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। सब कुछ किया जा सकता है। आपने ये बात की जो तकसीम दर तकसीम होती जा रही है हमारी ज़मीन, एक इसमें फैक्टर ये भी है कि ये जो हाउसिंग सोसाइटियों का रुझान चला है, आप नहीं समझते कोई ग्रे एरिया और ग्रीन एरिया जो है वो पंजाब लेवल के ऊपर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो कम से कम उसकी हदूद व क़यूद मुकर्रर करनी चाहिए? देखिए, मेरी इंफॉर्मेशन इस बारे में इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना है कि पाकिस्तान सेम और थोर की ज़मीन काफ़ी ज़्यादा है जी, अराउंड 30% या 40% के रेशो के साथ वो है। तो हाउसिंग सोसाइटीज़ बहुत ज़रूरी है मुल्क के लिए, डेवलप होनी भी चाहिए। जारी बात है, लोगों ने रहना है एवरीडे। हम हमारी पॉपुलेशन 22 करोड़ 28 करोड़ तो मेरा अभी है, 22 करोड़ गलत फिगर है शायद। तो इसके लिए घर तो चाहिए। ये काम गवर्नमेंट का है कि वो जगह वो अलॉट करे जो कि स्पेसिफिकली यूज़ की जा सकती है, जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं ले रही या जहाँ पे फसल नहीं आ रही, बिल्डिंग पर्पस के लिए। अब सर आपने लाहौर जो रिंग रोड बनी है जहाँ पे, वहाँ पे आपका पहले विजिट हुआ होगा, वो कसूर को जाती थी सड़क, वहाँ सारे अमरूद के बाग थे। इस वक्त आपको वहाँ पे एक भी अमरूद का बाग नजर नहीं आएगा। ये पोल्यूशन उसकी बहुत बड़ा वजह है, मौसमी तब्दीलियाँ उसकी बहुत बड़ी वजह है। हमने सारे जो अपनी नबातात थी वो हम खत्म करके घर बनाते जा रहे हैं, हालांकि काला शाकाकू के पास ऐसी लैंड मौजूद है जहाँ पे आप कुछ उगा नहीं सकते। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट की करने वाली है, इसमें हमारी ओपिनियन से फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। ठीक है। बाकी ये है कि जो हमारे प्रॉपर्टी डीलर हजरात हैं उनके पास लैंड तो काफ़ी स्पेयर पड़ी होती है जिस पे वो कुछ भी नहीं कर रहे होते। अगर उसके ऊपर वो इस तरह करे तो एक तो इनकम भी जनरेट हो जाएगी, शायद उनके लिए वो इतनी अहमियत नहीं रखती हो, लेकिन लैंड एक फ्री पड़ा हुआ है तो अभी तो लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे कि इन्वॉल्व हो जाएंगे। चलिए, आपको जरूरत नहीं है, आप किसी को दे सकते हैं, दुनिया में ऐसे चल रहे हैं मॉडल्स। तो इस शोबे में काम करने की जरूरत थी, आगाज किया है, दुआ के तलबगार हैं इंशाल्लाह। तो नीयत हमारी है कि लोगों की कुछ मदद की जा सके। ठीक है। मौजूदा जो मुल्की हालात हैं सियासी और मुआशी, उनको कैसे देखते हैं आप? सियासी हालात को तो आजकल देखना बंद कर दिए। अच्छा, वो क्यों जी? उसकी समझ ही नहीं आ रही क्या सच है क्या झूठ है। तो वो एक वेस्ट ऑफ एनर्जी है। ठीक है। बाकी फाइनेंशियल हालात को बहुत क्लोजली देखते हैं तो वो अल्लाह रहम करे, पाकिस्तान पे काफ़ी बुरे हैं इस वक्त। बल्कि हम तो ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि शायद गंदम मुस्तफ़ा 8,000 से मन जाएगी। जो हालात है वो तो जो हालात बता रहे हैं, तो भूख की वजह से आपके काफ़ी मसाइल बढ़ेंगे मुल्क में। ये अब थोड़ी सियासी स्टेबिलिटी आए सियासत में, उसके बाद ही आप जो है वो ग्रो कर सकते हैं, तब ही आपका ये IMF वाले मामले सारे हल होने। क्योंकि ये जो करंट गवर्नमेंट है, पर्सनली थिंकिंग देयर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। एक तो ये मखलूत गवर्नमेंट है, डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है, और हालिया जो वाकयात हुए हैं इसमें डिसीजन मेकिंग कोई खातर सामने भी नहीं आई ऐसे ही। तो इसीलिए देखना छोड़ दिया जी। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन मुआशी सूरत हाल को आप क्या देख रहे हैं? क्या ये बेहतर होने जा रही है या इसी तरह चलेगी? क्या किस तरफ जाएंगे हालात? माशी सूरत हाल हमारी हर 3-3 4-4 महीने बाद इस तरह होती रहेगी जब तक हम लोग कंक्रीट स्टेप्स नहीं लेते। ठीक है। हमें बहुत काम करने की जरूरत है इस तरफ। कंक्रीट स्टेप से क्या मुराद है आपकी? देखिए जी, हम लोग ऐसे फैसले भी इम्प्लीमेंट करने को तैयार नहीं है जिससे विजिबली हमें पता लगता है कि यार चीज़ गलत नहीं है। हमने शॉपकीपर्स को रिक्वेस्ट की कि आप सुबह दुकान सूरज की रोशनी के साथ खोलें, दुकानदार वो खोलने को तैयार नहीं है। उसके बाद बिजली उससे बचती है, वो हम बचाने को तैयार नहीं है। इंपोर्टेड गाड़ियां हम मंगवाने को तैयार है, बल्कि हम क्या, मैं खुद मंगवाता हूँ। तो बाय ब्लेम समबडी एल्स। बिजली हम लोग ज़ाया करते हैं, रिसोर्सेज बेदरेक ज़ाया करते हैं, और सोने पे सुहागा ये है कि गवर्नमेंट पॉलिसी साजी में भी फेल है। अभी आपको हालिया पता होगा जी ना, ये जो कंटेनर पोर्ट पे हमारे खड़े हुए थे 5-6 बिलियन डॉलर से कंटेनर से, गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ने उस पर कहा है कि आप अपने फंड्स से डॉलर अरेंज करके आप भेज के अपने कंटेनर जो है वो रिलीज करवा लें। क्या इससे ज़्यादा बेहतर ये नहीं था कि गवर्नमेंट एक सब्सिडी दे देती कि जिसके पास फॉरेन करेंसी है वो लेके गवर्नमेंट को सेल करे। गवर्नमेंट के पास लेकर भी आता तो एक्सचेंज भी आ जाता और they would have been able to function better। पाकिस्तान में इस वक्त ब्लैक की सूरत में इतना डॉलर लोगों के पास पड़ा हुआ है कि इस्लामाबाद के 2-3 सेक्टर से हम पूरा मुल्क चला सकते हैं। अच्छा। I don't know, but this is what I hear।
ओके। ये तो नॉर्मल, यानी हम आपस में बैठ के जो लोग बात करते हैं नॉर्मल सुनना था, मैं गवाही तो नहीं दे सकता इसके ऊपर। नहीं नहीं, ये तो बातें चल रही जनरल बातें ये चलती हैं, और मैं तो आया भी 2017 में हूँ, तो मुझे तो ज्यादातर वर्ड ऑफ माउथ से जो है वो सुनता हूँ, लेकिन जितनी डीप पॉकेट्स यहाँ लोगों की हैं तो मेरा ख्याल है गलत भी नहीं होगा। ठीक है। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को बिजनेस कम्युनिटी को रिलैक्स करने की जरूरत है। ठीक है। फिर हमारा जो अदारा है ये FBR का, जी जी, इसको जरा थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, टैक्सेशन थोड़ी कम करें। हमारे टैक्सेस इतने ज्यादा हैं कि हमारा कैपिटल सारा टैक्सेस में जो है वो होल्ड अप हो जाता है। ठीक है। और हम लोग अब 45% टैक्स पे कर रहे हैं जस्ट ऑन द इंपोर्ट स्टेज। The 45% of our capital is holded. We cannot use it. सही है। So taxation पे थोड़ा ज्यादा करें, रिलैक्स करना पड़ेगा बिजनेस कम्युनिटी को, अदरवाइज सर्वाइवल नहीं है। अच्छा, ये आपने बात की डॉलर की भी और ये सारी चीज़ें, ये जो एलसीज नहीं खुल रही, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, ये जो मतलब पैकमा की बात, पैकमा जो गुजरात में है, फैन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, वो भी इस हवाले से हाथ से परेशान रहे, पीछे उन्होंने कोई स्ट्राइक्स वगैरह भी की। तो पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती, ये जो रॉ मटेरियल है हम यहीं भी को प्रोड्यूस कर लें, कोई इस तरह का कोई आपका भी पॉलिस्टर के हवाले से जो आप बातें कर रहे हैं, शुरू में आपने बात की है, कोई रॉ मटेरियल यहाँ पे नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है जी। मैं बल्कि आपको बताता हूँ, जहाँ चाइनीज से हम जो मंगवाते हैं अपने गुड्स, जी जी, उनके बॉस काफ़ी मैच्योर, काफ़ी एजेड बंदे हैं, काफ़ी उम्र के हैं। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं लास्ट टाइम चाइना गया था कोविड से पहले। आई वॉज हैप्पी टू हियर कि उन्होंने काफ़ी काम पाकिस्तान से टेक्सटाइल का सीखा हुआ है। तो लोग यहाँ पे टेक्सटाइल का काम सीखने आते थे। अच्छा। तो अभी भी हमारे पास एक्सपर्टीज हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने पॉलिसी इस तरह की बना दी है कि एक्सपोर्ट करना जो है वो इतना आसान नहीं रहा, इंपोर्ट पे लोग गुजारा कर रहे हैं अपना। अदर देन दैट, अगर इमीडिएटली बात करें कि रॉ मटेरियल यहाँ बनना शुरू हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? इट टेक्स टाइम फॉर एवरीथिंग। ठीक है। अब तो हमारी सारी कॉटन बाहर से जो है वो इंपोर्ट होनी है, और फिर हम एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स पूरे कर सकेंगे। सो अनफॉर्चुनेट कि हम लोग कॉटन का ध्यान नहीं कर सके, हमारी ये चीफ क्रॉप थी ये। फिर उसके बाद कॉटन के अलावा हम फ्रूट्स कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं? आपके ये केपी की जो बेल्ट है सारी, अगर गवर्नमेंट फेडरल और सूबाई दोनों मिलकर काम करें जी, कितना काम किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। देन आपके पास जीवन थोम जी, कुवैत में मैंने देखा है कि वहां पे चाइना से थोम आता है, एंड इट इज इक्विवेलेंट के साइज ऑफ जीवन। क्या पाकिस्तान का जीवन जा सकता है? बीमारी से ज्यादा रेजिस्टिव है ये। हमारे जो चैम्बर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं असद भट्टी साहब, वो इस टॉपिक पे बड़े मालूमात रखते हैं, मेरे से ज्यादा मालूमात रखते हैं। ठीक है। उनसे डिस्कशन में ये आइडिया हुआ था कि ये बीमारी के खिलाफ रेजिस्टेंट है, 2.5-3 साल इसकी शेल्फ लाइफ है। हम वैल्यू एडिशन करके उसके अंदर उसकी अचार बनाया जा सकता है, मतलब मल्टीपल थिंग्स उसकी बनाई जाती है, जो इस इंडस्ट्री के हैं वो बेहतर बता सकते हैं कि उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे भी कमजोर हैं, वैल्यू एडिशन हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं। इंडिया हमसे पिंक सॉल्ट लेता है, इंडिया में जाके क्रश करता है, उसको बॉटल अप करता है और वो बाहर बेचता है उसको $10 में, और हम लोग वो जो है वो सेंट्स में बेच के खुश हो रहे होते हैं। सो काफी कुछ अवाम की सतह पे भी और गवर्नमेंट की सतह पे भी करने की जरूरत है, लेकिन ये मिलके होगा, एंड विद स्टेबिलिटी। ठीक है। ये मैंने कहीं एक जगह पढ़ा था कि चाइना ने 2020 के अंदर सिर्फ मेरे ख्याल है $17 अरब की चेरी चाइना को दी थी, टर्की ने $17 अरब की सिर्फ चेरी दी थी। और हमारी ये जो बेल्ट है केपीके की, बात तो आपकी दुरुस्त है, अगर हम फ्रूट्स पे थोड़ी तवज्जो दें, अपनी फसलों पे तवज्जो दें, इंटीग्रेशन के मामले को अगर देखें तो ये बेहतरी तो आ सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बड़ी रिच सॉइल है जी। हम लोग आज़ादी के वक्त इंडिया से ज़्यादा पैदावार दे रहे थे, अब इंडिया का जो पंजाब है वो हमसे ज़्यादा पैदावार दे रहा है और दुनिया को भी दे रहा है साथ। तो ऐसा क्या हुआ इन 70 सालों में कि हम इतना पीछे चले गए? दोबारा कौम को काम करने की ज़रूरत है, और बहिस्ते कौम काम करने की ज़रूरत है। हर 3-3, 4-4 महीने बाद अगर हम लोग चले जाएंगे IMF के पास या वर्ल्ड बैंक के पास या कर्जा लेने के लिए, तो कर्ज से तो ना घर चलते हैं ना मुल्क तो चल नहीं सकते। हम कर्जे में चल रहे हैं। कर्जा मीन्स हम अब इतना ट्रैप में आगे हुए हैं कि हम लोग कर्जा लेके सूद की किस्त अदा कर रहे हैं। We are at such an unfortunate stage. Yes. And this cannot be taken back in one night. Cannot be. उम्मीद क्या है आपको? उम्मीद की दुनिया कायम है और ना उम्मीदी वैसे ही कुफर है, तो उम्मीद है, उम्मीद बिल्कुल है। हो जाएंगे हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी की जरूरत है बस। ठीक है। ऐसे आपके शो से मैं ये चैम्बर से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, बाकी मैं पर्सनली भी कर लूँगा कि हमें
जो मुल्क का 70% ज़राअत का हिस्सा है, इसको चैम्बर के अंदर शमूलियत देनी चाहिए। करंटली एक बड़ी अच्छी ड्राइव चल रही है चैम्बर में मेंबरशिप की, वहाँ पे भी हमें उस स्टेज के ऊपर ये डाटा इकट्ठा करना काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा, आसानी से इकट्ठा हो जाएगा और मुस्तकबिल में इसके फ़ायदे भी होंगे। तो आप सब लोगों से भी गुजारिश है कि जो अगर ज़िम्मेदारी से लिंक्ड है या फार्मिंग से लिंक्ड है किसी भी किस्म की, तो वो चैम्बर में अपने आप को रजिस्टर करवाएं, इसके इंशाल्लाह फ़ायदे ही होंगे। बाकी आप लोगों से दुआ की तरफदार हैं कि हमारी मदद करें अल्लाह इसमें, और हम लोग ज़राअत के शोबे के अंदर पाकिस्तान को खुद कफील बनाने की तरफ चंद कदम उठा सकें। बहुत शुक्रिया हमजा इफ्तिखार साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव एटीसी, और उसके साथ साथ ज़राअत की जो स्टैंडिंग कमेटी आपने बनाई, मैं समझता हूँ बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। तो जी, हमजा इफ्तिखार साहब से जो एटीसी कंपनी है इनकी कंबल बनाने की, ये पहली दफ़ा गुजरात में इन्होंने ये कंपनी यहाँ पे लगाई है। और इसके अलावा इनका तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि इन्होंने ज़राअत के हवाले से पाकिस्तान का गुजरात जो चैम्बर है, ये पहली चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जिसने ज़राअत के हवाले से एक स्टैंडिंग कमेटी कायम की है, जो ये देखेगी कि वो जो 70% मुल्क जो है ज़राअत से चल रहा है, जीडीपी में 70% जो ज़राअत का हिस्सा है वो चैम्बर से बाहर क्यों बैठा हुआ है, उसको भी चैम्बर के अंदर आना चाहिए, ताकि वो भी इस सेक्टर के अंदर इनोवेशन लेके आएँ, जदीद टेक्नोलॉजी लेके आएँ, जदीद स्किल्स जो है वो लेके आएँ, ताकि इससे पूरी कौम जो है वो फ़ायदा उठा सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।